10 फीट का गड्ढा और 6 टुकड़ों में लाश। जोधपुर में हुए एक ब्यूटिशियन के कत्ल की खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के जोधपुर की है। राजस्थान जो कि खूबसूरत शहरों में से एक है। जोधपुर जो कि सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस शहर को देखने आते हैं। लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा एक गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया है। जोधपुर का एक मोहल्ला है जिसका नाम है गंगड़ा। इसी मोहल्ले में एक घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए इस गड्ढे को भी देखा। किसी को ये पता नहीं था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। इधर गड्ढा खुदता है, उधर गड्ढा खुदने के 3 दिन बाद इसी जोधपुर शहर की 50 साल की एक महिला, जिनकी नाम अनीता चौधरी होती हैं, वो अचानक गायब हो जाती हैं। वो जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो ब्यूटी पार्लर आती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। गड्ढा खुदे हुए अब 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में गड्ढे को भर भी दिया गया था। उधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। अब भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचते हैं। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा और फिर से भरा जा चुका गड्ढा अब पुलिस वाले अपनी निगरानी में फिर से खोदना शुरू करते हैं। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई नापी जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकल आती है। जाहिर है मुर्दा। हाल ही के वक्त में देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने का जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, उससे जोधपुर की ये कहानी बिल्कुल जुदा है। यहाँ कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब कातिल कत्ल करता है और फिर 3 दिन पहले खोदे हुए गड्ढे में लाश को दफना देता है। आइए अब शुरू से पूरी कहानी शुरू करते हैं। जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर के अंदर सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती हैं। 50 साल की अनीता चौधरी शादीशुदा भी थी और उनका एक बेटा भी है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद ही वहां से निकल जाती हैं। काफ़ी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटती तो उनकी एक महिला स्टाफ उन्हें फ़ोन करती हैं। फ़ोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फ़ोन करती है। उसके पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसकी तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है पर वो नहीं मिलती हैं। आखिरकार 26 अक्टूबर को उसके पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस तलाश में जुट जाती हैं। 4 दिन बीत जाते हैं, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच अनीता के पति के पास उसकी सहेली सुमन का फ़ोन आता है। सुमन अपनी सहेली अनीता चौधरी के पति मनमोहन से कहती हैं कि उसे शक है कि उसको तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। सुमन मनमोहन से ये भी कहती हैं कि अनीता के पास कुछ ऐसा ज़रूर था जो कि तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब
अंसारी पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी उसकी अच्छी खासी दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को उसके कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे पुलिस को भी दिया। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तफ्तीश जारी थी। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है, जो कि अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर की सड़क के किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती हैं। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती हैं। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही हैं। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तफ्तीश में जुट जाती हैं। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। उससे पूछताछ होती है तो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को गंगड़ा में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि गंगड़ा में अनीता का कौन जानकार रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है, ठीक उसके सामने एक ड्राई क्लीन की दुकान है। स्टार ड्राई क्लीनर और इसका मालिक गुलामुद्दीन गंगड़ा में रहा करता था। चूँकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी, लिहाजा वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगड़ा में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं हैं। अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन को ढूंढने में लगी थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीबी अबिदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार अब अबिदा सच बोलना शुरू करती हैं और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और फिर उसे भर भी दिया गया। अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदते हैं। 21 अक्टूबर की रात को अबिता ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने इस गड्ढे को दोबारा खुदवाया था। अबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई थी। 6 टुकड़ों में इस वक्त ये जो गाड़ी आप पॉलीथीन के बैग में देख रहे हैं, इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता टुकड़ों में सिमटी हुई हैं। अबिदा अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन अबिता का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा अब पुलिस ने अबिता से ही पूरी साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वो ये थी। 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगड़ा में गुलामुद्दीन के घर गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर पर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और उनकी पत्नी अबिता ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब वो बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के 6 टुकड़े किए। फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी रात होने का इंतजार करने लगे। गुलामुद्दीन बाकायदा पहले से ही प्लास्टिक की थैलियाँ और बहुत सारा इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवाया चुका था। जैसे ही रात काली होनी शुरू होती है, दोनों मियाँ बीवी एक एक कर लाश के 6 टुकड़ों को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डाल देते हैं।
लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों शीशम की भी ढक्कन खोलकर पॉलिथीन के चारों तरफ रख देते हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों ने 10 फीट इस गड्ढे को बराबर कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि आसपास में कई घर हैं, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब भी पुलिस के सामने सवाल था। सवाल ये था कि आखिर अनीता का कत्ल हुआ क्यों, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह इनकी रोजाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम जुदा था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान थी। यानी आपस में दोनों का कोई पेशेवर कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती तो अक्सर बहुत सारे गहने पहने होती थी। इधर गुलामुद्दीन जो जुए की लत लग चुकी थी और इसके चक्कर में उसके सिर पर लगभग 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ये ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी यानी अबिता को भी इस साजिश में अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ पुलिस की थ्योरी में एक झोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता जब इस ऑटो में बैठ रही थी, तब पीली सूट में नजर आ रही अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। यदि अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को लूटना था, तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे भी कुछ है? अगर है तो क्या है? वैसे भी गुलामुद्दीन अभी तक जोधपुर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब तक अनीता के कत्ल और कत्ल की वजह की जो कहानी वैसे भी गुलामुद्दीन अभी तक जोधपुर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब तक अनीता के कत्ल और कत्ल की वजह की जो कहानी सामने रखी जा रही है, वो कहानी अबिता सुना रही है। पर बहुत मुमकिन है कि कत्ल की असली वजह से खुद अबिता भी अनजान हो। क्या पता गुलामुद्दीन ने अबिता को भी यह आधा सच बताया हो और कत्ल की असली वजह कुछ और ही हो। जाहिर है पूरी कहानी अभी सामने आएगी जब गुलामुद्दीन पुलिस के सामने होगा। फिलहाल गुलामुद्दीन की तलाश में राजस्थान के बाहर कई टीमें एक साथ दाबिश डाल रही हैं। उसके पकड़े जाने के बाद ही इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। लव डांस और 50,000 लोगों की हत्या, दुनिया की सबसे खतरनाक महिला जासूस की कहानी, जिसे मिली भयानक मौत। ब्यूटी विद ब्रेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक महिला जासूस बड़े से बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर थी। हम यहाँ जिस जासूस की बात कर रहे हैं उसे दुनिया माता हारी के नाम से भी जानती है। इस महिला ने अकेले ही पूरे यूरोप को नचा दिया था। वो स्ट्रिप डांसिंग यानी कपड़े उतार कर नाचने में माहिर थी, जिसके कारण बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा पुरुष भी उनके आगे कमज़ोर पड़ जाता था। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो खुफिया जानकारी निकलवा लिया करती थी। तमाम देशों के सैन्य जनरल, व्यापारी और मंत्री उनके दीवाने थे। मगर जब पकड़ी गई तो ऐसी सज़ा मिली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मरने के बाद सौ भी लेने कोई नहीं आया। उनका चेहरा तक चोरी कर लिया गया था। माता हारी के जासूसी के कांड ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इससे करने का जो तरीका था वो भी हैरान कर देने वाला था। माता हारी के न्यूड डांसिंग यानी नग्न अवस्था में किए जाने वाले डांस को पॉपुलर करने का श्रेय भी दिया जाता है। कहानी तब की है जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब उनके दीवाने बन बैठे अधिकारियों को संभोग से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी खुफिया जानकारी। इसके लिए उन्होंने माता हारी की मदद ली।
वो अपने जिस्म और अदाओं के बल पर ही जासूसी भी किया करती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतना ही खतरनाक भी। बता दें कि उनका जन्म 1876 में नीदरलैंड में हुआ था। असल नाम था मर्गटा टेस्ला। माताहारी नाम बाद में पड़ा, जिसका मतलब इंडोनेशिया में सूर्य होता है। परिवार अमीर था, मगर 13 साल की उम्र में पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और गरीबी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि मर्गटा यानी माताहारी की माँ इंडोनेशियन थी, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद माताहारी ने जो कुछ भी किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उनकी तरफ देखता उनका आशिक बन जाता। वो पुरुषों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर थी। इसी हुनर के बूते उन्होंने एक मशहूर डच फौजी अफसर से शादी कर ली। अब प्यार, दौलत, औलाद, रुतबा सब कुछ मिल गया था, मगर वो एक जगह कहाँ रुकने वाली थी। कहा जाता है कि माताहारी का नाम अन्य पुरुषों से भी जुड़ता रहा और फिर 1902 में इनकी शादी टूट गई। माताहारी ने अब अपने दम पर दौलत और शोहरत कमाने की ठान ली। उन्हें आज़ाद पंछी की तरह जीना था। उन्होंने डांस में महारत हासिल कर ली थी। अगर कोई उन्हें नाचता हुआ देख लेता तो मदहोश हो जाता था। वो जासूस न भी बनती तो भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा ही लेती, क्योंकि यूरोप के अलावा बाकी दुनिया में भी उनके डांस के खूब चर्चे हुए करते थे। अगर कोई उनका डांस देख ले तो उसे यूरोप के ऊंचे तबके में शामिल होने का टिकट भी मिल जाता था। यूरोप के ताकतवर और अमीर लोग माताहारी के साथ एक शाम गुजारने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। मर्गटा से माताहारी बनी इस महिला जासूस के ताल्लुकात उन लोगों से भी होने लगे जो यूरोप की बड़ी सेनाओं के ऊंचे पदों पर बैठे थे। इन लोगों को खुफिया जानकारी चाहिए थी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसी बीच फ्रांस की खुफिया एजेंसियों की नज़र माताहारी पर पड़ी। उन्हें पैसों के बदले जर्मन अधिकारियों से सूचना इकट्ठी करने का काम सौंप दिया गया। कहा जाता है कि जर्मनी को इसकी खबर जल्द पड़ गई। उसने माताहारी को मारने या सज़ा देने के बजाय उन्हें अपने ही कैंप में शामिल कर लिया। अब माताहारी ने जर्मनी के लिए फ्रांस की जासूसी करना शुरू कर दिया। वो एक डबल एजेंट बन गई। दोनों देशों को एक दूसरे की खुफिया जानकारी सौंपती और खूब पैसा कमाती। कहते हैं कि उनके डांस में भी दोनों देशों की सेनाओं के लिए खुफिया मैसेज छिपे होते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि डांस करते हुए अगर माताहारी नीचे से कपड़े उतारती तो इसका मतलब ये होता कि फौज नीचे से यानी जर्मनी हमला करने वाली है। अगर वो डांस के शुरुआत में अपने सिर से कपड़ा उतारती थी, इसका मतलब होता है कि वायुसेना हमला करेगी, यानी हमला आसमान से होगा। अब माताहारी बेशक जासूसी के काम बड़ी ही बहादुरी से कर रही थी, लेकिन वो थी एक डबल एजेंट ही। माताहारी का झूठ भी एक दिन पकड़ा गया। अब दोनों देश जानते थे कि वो एजेंट नहीं बल्कि डबल एजेंट है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने उनके खिलाफ सबूत एकत्रित करना शुरू कर दिया। जब सज़ा देने लायक सबूत मिल गए तो माताहारी को पेरिस के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उनकी ही जासूसी के कारण फ्रांस से करीब 50,000 सैनिकों की मौत हुई है। कहा जाता है कि इन सैनिकों की मौत उन हमलों से हुई थी जो माताहारी की जानकारी लीक करने के कारण जर्मनी ने फ्रांस पर किए थे। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन्होंने खुद पर लगे इन आरोपों को झूठा करार दिया था। साथ ही कहा था कि वो महज एक डांसर हैं और उनके रिश्ते दोनों ही देशों की सेनाओं के बड़े अफसरों से है। माताहारी ने फ्रांसीसी अधिकारियों से कहा कि मैं जर्मनी को जानकारी लीक नहीं कर रही हूँ, मगर फ्रांस के पास वो टेलीग्राम मैसेज भी थे जो माताहारी की तरफ से जर्मन अधिकारी को भेजे गए थे। इनमें उनका पता, बैंक की जानकारी, भरोसेमंद नौकरानी का नाम भी लिखा गया था।
फ्रांस की सरकार ने माताहारी को गद्दार मानते हुए मौत की सज़ा सुना दी और फिर अक्टूबर 1917 में 41 साल की माताहारी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शव को कोई लेने तक भी नहीं आया, जिसके चलते उसे पेरिस के मेडिकल स्कूल में चीड़फाड़ का प्रयोग करने के लिए भेज दिया गया, जबकि उनका चेहरा एनाटॉमी म्यूजियम में संग्रहित किया गया है। लेकिन 26 साल पहले ये चेहरा यहाँ से गायब हो गया। माना गया कि उनके चेहरे को कोई चोरी किया है। माताहारी आज भी दुनिया को बखूबी याद है। उन पर तमाम किताबें लिखी गई हैं, उन पर फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाए गए हैं। मगर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि माताहारी की बलि दी गई थी। फ्रांस को जंग में मात खाने के लिए किसी भेदिया को दोषी ठहराना था, उस पर हार का ठिकरा फोड़ना था, तो माताहारी अपने डांस और अनैतिक मूल्यों के कारण एक आसान शिकार थी। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि फ्रांस ने माताहारी को सज़ा देने के लिए, उन पर आरोप मढ़ने के लिए खुद इस टेलीग्राम को पैदा किया था, ताकि जनता भी खुश हो जाए और हार का आरोप भी मढ़ा जा सके। वहीं फ्रांसीसी आर्काइव में बताया गया है कि माताहारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि जून 1917 में पूछताछ में उन्होंने बताया था कि वह जर्मनी के लिए भी काम कर रही थी। ये 1915 में नीदरलैंड के द हेग से शुरू हुआ। उनका कहना है कि जब वह फ्रांस के लिए जासूसी करती पकड़ी गई तो जल्द से जल्द पेरिस जाना चाहती थी। तभी एम्स्टर्डम में मौजूद एक जर्मनी काउंसलर कर्पल क्रोमर ने मदद की पेशकश की। बदले में उन्हें समय समय पर सूचनाएं पहुंचानी थी। इसी तरह वह एजेंट H-21 बन गई। उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल पैसे लेकर भागने का था। उन्होंने ये भी कहा कि वह संयुक्त मोर्चे की मदद के लिए समर्पित थी। फ्रांस की खुफिया सेवा को मदद करने का वादा किया था, लेकिन उनके खिलाफ साफ तौर पर सबूत मौजूद थे। उन्हें काले कपड़ों में मौत दी गई, एक साथ को खंभे में बांधा गया। एक साथ खड़े होकर 12 सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई। कहते हैं कि उन्होंने आंखें ढकने तक से इनकार कर दिया था।